प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपके प्रश्न आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों या जो भी बड़े छोटे प्रश्न जो शामिल किए जाते हैं जिसमें कि आपका टिप्पणी होता है, छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इन प्रश्नों को शामिल किया जाता है। उन सभी प्रश्नों को का मिला जुला जो रूप है वो आपके इसमें आपके शामिल किया जा रहा है इस वीडियो में। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा प्रश्न आपको कवर हो जाएगा, चाहे वो छोटे हों या बड़े प्रश्न हों, क्योंकि इसमें भरसक टॉपिक शामिल किए जा रहे हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बिना समय टाइम पास किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। ये हमारा पहला प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। इसके बाद फिर छोटे बड़े प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप न करें और वीडियो को हर चीज़ों को समझते हुए इसको देखें और इसको पूरा तैयार करें। सबसे पहले इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन देते जाएंगे वैसे वैसे आप इस प्रश्नों को तैयार करते जाइएगा। और जैसे देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम जीवाणु कोशिका को अपघटित कर इसका डीएनए पृथक करने में सहायक है। तो इसमें है व्युत्क्रमी ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए निर्भर पॉलीमरेज, लाइसोजाइम और लाइगेज। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ग है, यानी लाइसोजाइम। अगला जो प्रश्न है वो है कि जल में अधिक मात्रा में एस्किरिकिया कोलाई की उपस्थिति इंगित करती है। तो जल में अगर अधिक मात्रा में ये है एस्केरिकिया कोलाई, तो इसका मतलब क्या है? जल की कठोरता को इंगित करता है, कारखानों से प्रदूषण को, वाहित मल प्रदूषण को और जल में क्लोरीन की उपस्थिति को। तो यह किसको प्रदर्शित करता है? वाहित मल प्रदूषण को ये प्रदर्शित करता है। कौन? एस्केरिकिया कोलाई। अगर जल में ज़्यादा है तो इसकी उपस्थिति है तो। अगला जो प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप भली भांति जानते हैं कि बीजमान, आर्बर, फ्लेमिंग और स्मिथ में से फ्लेमिंग ही क्या है कि इसके खोजकर्ता हैं। पेनिसिलिन की खोज उन्होंने ही की थी। अगला जो प्रश्न है वो आपका ये है कि निम्न में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधे की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? लेग्यूम वर्ग किसको बोलते हैं? जो दलहनी फसलें होती हैं उनको लेग्यूम वर्ग बोलते हैं। तो कह रहा है कि किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? तो राइजोबियम होता है इनकी जड़ों में। यही आपका सही ऑप्शन होगा, ये नहीं कि स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर या ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है राइजोबियम। अगला जो प्रश्न है वो है कि दलहनी फसलों या पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? अभी आप पढ़े हैं राइजोबियम। राइजोबियम इसको पूरा कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, एनाबिना, बेसिलस या सभी। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन यही होगा कि राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। यीस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम और म्यूकर। इसमें से सही ऑप्शन आपका जो होगा वो क होगा, यानी यीस्ट ही जो होता है वह शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करता है। देखिए, ये जो भी प्रश्न है वो आप पूरा तैयार कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, तो इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कौन नाइट्रोजन स्थिर करता जीव नहीं है? एनाबिना, नॉस्टॉक और एसिटोबैक्टर और स्यूडोमोनास। इसमें से आपका जो होगा स्यूडोमोनास आपका सही ऑप्शन होगा। अगला जो है, बॉक्समैन को किस खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला? तो पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन और स्टेप्टोमाइसिन। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? स्टेप्टोमाइसिन है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि बायोगैस उत्पन्न होती है
यू बैक्टीरिया द्वारा और आर्की बैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा और साइनो बैक्टीरिया द्वारा। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है कि आर्की बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है। अगला है कि अपशिष्ट जल की बीओडी निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है? तो कुल कार्बनिक पदार्थ, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन की मुक्ति और ऑक्सीजन की खपत। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका है कि ऑक्सीजन की खपत। अगला है टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम आपका क्या है? एल्केरिस, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला और अमीबा। तो साल्मोनेला जो है वो आपका सही ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है वो है श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। तो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया और सभी। तो ये ल्यूकीमिया इसमें सही ऑप्शन है। अगला है कि डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक आपका क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है एडीज है। अगला है कि फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। तो शैवाल से, फफूंद से, जीवाणु से और आपका सूत्रकृमि से। तो इसमें सही ऑप्शन इसका जो है जीवाणु से। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? तो इसमें विडाल परीक्षण द्वारा टाइफाइड, अतिसार पेचिस, मलेरिया और फाइलेरिया। इसमें विडाल परीक्षण जो होता है किसका होता है? टाइफाइड के लिए। टाइफाइड रोग अगर हो तो इसमें विडाल टेस्ट होता है, तो इसे टाइफाइड का पता चलता है। तो विडाल टेस्ट से टाइफाइड का पता चलता है। एंटी सीरम में होते हैं तो एंटीजन, एंटीबॉडी, श्वेत रुधिराणु और लाल रुधिर कणिका। इसमें एंटीबॉडी होते हैं किसमें? एंटी सीरम जो चढ़ाया जाता है। अगला जो प्रश्न है अफीम से प्राप्त मार्फिन है। अफीम से जो प्राप्त मार्फिन होती है वो क्या है? एल्केलाइड है, ईथर है, एल्कोहल है और वाष्पशील पदार्थ। इसमें से अफीम से जो प्राप्त मार्फिन है वो आपका एल्केलाइड होती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि एल्कोहल निम्न अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो एल्कोहल किसको सबसे अधिक प्रभावित करता है? आमाशय, मुख गुहा, यकृत और कोई नहीं। तो इसमें से यकृत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है कि HIV घटाता है। HIV अगर हो गया है तो वो क्या घटाता है? केवल B कोशिकाओं को, केवल T सहायक कोशिकाओं को, सभी T कोशिकाओं को या B और T दोनों को? तो सभी T कोशिकाओं को वो घटा देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, अमीबा। तो इसमें आपका जो है वो है ट्रिपेनोसोमा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्न में किसने प्रतिपादित किया? तो विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज, AR वालास, हक्सले। तो इसमें ह्यूगो डी ब्रिज ने किया। इसको देखिए, विकास का उत्परिवर्तनवाद या तो पूछ दे या तो केवल उत्परिवर्तनवाद पूछे, दोनों का मतलब वही है। अगला जो प्रश्न है वो है कि किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो स्टैनले मिलर, JBS हेल्डेन और AI ओपेरिन और माल्थस। इसमें से जो है वह माल्थस हैं जिनसे संबंधित नहीं है। बाकी तीनों लोगों से सिद्धांत जो है जीवन की उत्पत्ति का वह संबंधित है। अगला जो ऑप्शन है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? डार्विन, बीजमान, माल्थस और हेकल। तो इसमें से आपका जो है डार्विन है जो पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। पुनरावृत्ति सिद्धांत इन्हीं का दिया हुआ है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। तो जंतु कोशिकाओं में जो क्लोनिंग होती है उसके लिए उपयुक्त संवाहक कौन है? तो SV40, PUC, कैपिटल PBR और
PBR। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है SV40, ये जो होता है वह उपयुक्त संवाहक है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसपोजेबल जंपिंग जीन की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? ट्रांसपोजेबल की या जंपिंग जीन की खोज किसने सबसे पहले की थी, यानी किसमें? तो किस पर की गई थी इसकी खोज? मटर, मक्का, ड्रोसोफिला और एनेबिडोप्सिस। तो इसमें से आपका जो है मक्का है जिस पर इस सबसे पहले खोज की गई थी। अब आगे जो क्वेश्चन है ये बड़े छोटे सब मिला के क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे तो आपका बहुत काम बन जाएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें शामिल होंगे, छोटे बड़े जो भी होंगे प्रश्न। अब तक तो ऑब्जेक्टिव था, इन प्रश्नों को भी जरूर देखिएगा, इन पॉइंट जो भी हम आपको बता रहे हैं। परखनली शिशु पूछे या IVF तकनीक पूछे या स्वपात्र निषेचन पूछे, उसमें सबसे पूरी बात आपको यही लिखनी है। क्या लिखना है इसमें कि यह ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है, ऐसे लोग इसको यूज करते हैं। इस तकनीक में सहायक जो जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर, शरीर के आंतरिक जो तापमान होता है, तापमान के तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परखनली में निषेचित किया जाता है। यानी कुल मिला के ये है बात इसमें, देखिए ऐसे जो पति पत्नी होते हैं जिनमें या तो पति में शुक्राणु कम होते हैं या पत्नी में गर्भ नहीं ठहरता, ऐसी समस्या होती है तो बच्चे नहीं पैदा हो पाते हैं। तो इस तकनीक की सहायता से जो स्त्री या दाता जो होते हैं उसके अंडाणु, यानी जो स्त्री दाता होती हैं उनके अंडाणु और जो पुरुष दाता होते हैं उनके शुक्राणु को बाहर ही, यानी कि बाहर उसी तापमान पर उसी टेम्परेचर पर प्रयोगशाला में परखनली में उस दोनों का निषेचन कराया जाता है, उनके अंडे और शुक्राणु का बाहर निकाल के, कि अंदर ऐसी परिस्थिति नहीं हो पा रही है तो बाहर क्या करते हैं कि उसको ऐसी परिस्थिति देकर उसी तापमान पर उसको निषेचित कराते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इस प्रक्रिया को अंतःपात्र निषेचन कहते हैं इसी को। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतः गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ पर गर्भावधि पूर्ण होने के बाद, यानी कि जब टाइम पूरा हो जाता है तो फिर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या तो परखनली शिशु कहते हैं। तो ये आप पूरा लिखेंगे, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहेंगे। तो अब देखिए आगे अगला जो पॉइंट है, यौन संचारित रोग पूछता है या तो 2 रोग कहेगा कि उनके लक्षण भी बताइए। 2 रोग, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं और यौन संचारित 2 रोगों का नाम और उनके लक्षण। तो यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं यौन संचारित रोग कहे जाते हैं। यानी जो स्त्री पुरुष जब आपस में संबंध बनाते हैं तो उस कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं यौन संचारित रोग कहे जाते हैं। उसमें एक बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया जो बीमारी है उसके बारे में जानिए कि यह नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। गोनोरिया कहिए या सुजाक कहिए, बातें कही है, तैयार रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक आप तैयार रखें और दूसरा अगर प्रश्न पूछ दे तो आप न कर पाएँ, जबकि चीज़ वही है। इसका लक्षण ये होता है गोनोरिया या सुजाक का कि पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मल मूत्र जो होता है, मूत्र त्यागने में सूजन आ जाती है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है जिससे दर्द होता है और मूत्र त्याग के समय अधिक पीड़ा या जलन होती है। यह ज्ञानेंद्रिय को हानि पहुंचाता है, जोड़ों में सूजन और पीड़ा होने लगती है, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। अगला जो है वह है कि सिफिलिस या उपदंश कहते हैं। यह ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है ये बीमारी, और वो आप जान रहे थे कि नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। इसके जो लक्षण होते हैं, देखिए उपदंश कहे या सिफिलिस कहे, बातें कही है। इसके जो लक्षण होते हैं, पुरुष और महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने आ जाते हैं, मूत्र त्याग के समय बहुत पीड़ा और जलन होती है। अधिक संक्रमण में यह जीवाणु हृदय
और मस्तिष्क और यकृत को भी प्रभावित कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका यह है कि एमनियोसेंटेसिस, जिसे उल्बवेदन भी कहते हैं, दोनों में से कुछ भी पूछे आपका बात एक ही है। आपको इसमें यह लिखना है कि यह जो तकनीकी होती है इसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इस तकनीकी का उपयोग कि जो गर्भावस्था में जो बच्चा है उसके गुणसूत्र असामान्यता है या अन्य व्यवस्था की जानकारी कि वह ठीक है या क्या स्थिति है, इसके बारे में पोजीशन के लिए यह तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसमें गर्भ से क्या किया जाता है कि एमनियोटिक द्रव जो होता है, जो गर्भ में होता है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है और इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का परीक्षण या निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग का भी जांच हो जाता है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है और भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। तो इसलिए इसमें बड़ी कड़ाई रखी जाती है कि कोई लिंग परीक्षण अगर पता तो चल ही जाता है, जब उसका निरीक्षण होता है, जल ही केवल निकाल के अगर परीक्षण किया जाता है तो उसी से पता चल जाता है। लेकिन ये बताना जो है भारत सरकार के खिलाफ यह कानून विहीन है, यानी कानून के खिलाफ है। अगला जो पॉइंट है वो आपका है कि चिकित्सीय सगर्भता या समापन पर टिप्पणी लिखिए। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है, इस पर लिखने के लिए कह देता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, गर्भ के समय गर्भ का समय जो होता है वह पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही तथा 12 सप्ताह की सुरक्षित होती है। यह प्रक्रिया कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब यह कराना आवश्यक हो जाता है और इसको कराया ही जाता है। कब स्थिति होती है, जैसे बलात्कार के समय, और बलात्कार हुआ हो किसी का तो उस समय भी, और असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न जो अनचाहा गर्भ हो जाता है, बच्चा पेट में हो जाता है, उससे भी, शिशु में जो जन्मजात रोग हो जाते हैं और खराब हो जाता है, उसके लिए भी गर्भ निरोधक गोलियों के विफल हो जाने पर और बच्चा गर्भ में आ जाता है और नहीं चाहिए, तो इसी परिस्थिति में इस प्रक्रिया द्वारा लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये भी सही नहीं है, लेकिन ऐसा होता आ रहा है और आजकल के समय में यह चिकित्सीय सगर्भता समापन जो है, जिसे सफैया के नाम से जानते हैं लोग, तो वो तो समझ लीजिए कि ज़्यादातर हो रहा है। तो अगला जो इसमें पॉइंट है वो है कि बंध्याकरण। बंध्याकरण क्या होता है? यह ऐसी तकनीकी है जिसमें नर या मादा के जनन वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है और यह जन्म क्षमता को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सर्वाधिक सफल विधि है बंध्याकरण, जिसको ये कहा जाता है कि नसबंदी, ठीक ना, बंध्याकरण कहे या नसबंदी कहे। यह ऐसी तकनीकी है कि आदमी औरत दोनों में जो अंडवाहिनी होती है या जो शुक्रवाहिनी होती है, दोनों की जनन वाहिनियों को काट दिया जाता है। और काटने के बाद और उसको बांध दिया जाता है। बांध देने का मतलब कि उसमें से शुक्राणु जो होते हैं वह नहीं जाएंगे, तो और जो अंडवाहिनी होती है उसको काट दिया जाता है, तो उसमें अंडे गर्भ तक नहीं जाएंगे, जिससे निषेचन नहीं हो पाएगा। तो ये बात होती है। क्या होता है कि जैसे इसको समझिए कि महिला नसबंदी, जिसको ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं, क्योंकि इनमें ट्यूब होती है अंडे की, उसी ट्यूब को ही काट दिया जाता है, नस को, और बांध दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि स्त्रियों के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है ताकि अंडाशय में बनने वाले जो अंडाणु और अंडवाहिनी नलिकाओं में आने न पाए, ठीक ना, आगे न बढ़ सके और निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो सके। इस विधि से जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो पॉइंट है आपका ये है कि पुरुष नसबंदी, जिसको वेसेकोटॉमी बोलते हैं। इस विधि में क्या होता है कि पुरुषों के शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है ताकि वृषण में बनने वाले जो शुक्राणु आगे न बढ़ सकें तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो सके। इसका जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
यानी व्यक्ति चाहे तो बाद में भी सेक्स कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि सेक्स में दिक्कत हो जाएगा, कर सकता है। आगे है कि जनन वृद्धि नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध लिखने के लिए देगा तो इसमें आप लिख सकते हैं कि तीव्र गति से यानी तेजी से जो बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? पहला उपाय, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करके शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय और व्यय के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित होता है कि कितना खर्च लगेगा, परिवार अगर ज़्यादा होगा तो ये सब समझता है, कमाई और खर्च के अंतर को। इसलिए वह सीमित परिवार के महत्व को समझता है कि कम रहेंगे तो ही सही है। यही कारण है कि शिक्षित परिवार सामान्यतः सीमित होते हैं। अगला जो है वो क्या है कि बच्चों की संख्या का निर्धारण। जैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए कि इससे अधिक बच्चे आप नहीं पैदा कर सकते। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा, यानी कानून बनाना चाहिए। अगला है कि विवाह योग्य आयु में वृद्धि, यानी विवाह की जो उम्र है उसमें वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। विवाह का जनन से सीधा संबंध होता है, अतः विवाह की उम्र में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगी। यानी जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतनी जल्दी भाई दोनों संबंध बनाएंगे तो जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो कम उम्र में ही अगर ऐसा होता रहा तो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, तो बहुत अधिक बच्चे हो सकते हैं, तो दिक्कत हो सकता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है और इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भनिरोधक गोलियों के प्रयोग को प्रेरित किया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला जो ऑप्शन है वह ये है कि कृषि और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। अगर कृषि और उद्योगों के उत्पाद में वृद्धि किया जाए तो भी यह संभव है। जैसे यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीक को अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए तो कम जनशक्ति द्वारा ही कृषि की जा सकती है तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न होगी। अगला जो प्रश्न है वह है कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखिए, इसका कारण लिखिए। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक जो से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर से कमी दर में जो कमी आ जाती है, यानी मरने वालों की संख्या कम होती है, और जन्म दर में तीव्र वृद्धि, यानी कि जन्म दर में तेजी आ जाती है, यानी पैदा ज़्यादा होते हैं मरते कम हैं, तो इसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, यानी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो इसका कारण ये भी होता है कि निरक्षरता, यानी पढ़ाई लिखाई न करना। जनसंख्या वृद्धि का यह मुख्य कारण है कि व्यक्ति शिक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे देश का अधिकांश जो जनता है वह निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है। इस कारण से अज्ञानतावश वह संतान उत्पत्ति करते रहते हैं। सामाजिक रीति रिवाज भी इसमें बड़ा भागीदार निभाता है। यह भी कारण है। हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। यह कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। इसी कारण पुत्र की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है और इस पुत्र की इच्छा में तब तक बहुत ज़्यादा पुत्रियाँ हो जाती हैं, बच्चियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो जबकि इच्छा किसकी रहती है? लड़के की। लड़के का इंतज़ार करते करते और कभी तो ऐसा होता है कि लड़के होते ही नहीं हैं और समस्या बढ़ जाती है। तो कम आयु में विवाह जो होता है उसके कारण भी होता है। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है और जिसके कारण कम उम्र में ही दंपति संतान उत्पत्ति करने लगते हैं। यानी जो कम उम्र में शादी कर दी जाती है तो कम उम्र में ही बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। तो जब तक वो उम्र बच्चे पैदा करने की रहती है तब तक इतने सारे बच्चे हो जाते हैं कि समस्या हो जाती है उन्हीं लोगों के ऊपर। गरीबी भी इसका कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता जो है वो कैसी है? गरीब है।
जो इस पर यकीन करते हैं कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो वह काम करेंगे तो अधिक अधिक पैसा आएगा, तो ये विश्वास करते हैं, इसलिए गरीबी भी इसका मुख्य कारण है। और अगला जो समस्या है वह है कि मृत्यु दर में निरंतर कमी। मृत्यु दर में निरंतर कमी यानी कि जन्म लेने वाले ज़्यादा हैं और मरने वाले कम हैं, तो इस कारण भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जो है उसके कारण स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप जो रोग होते हैं उनका निदान हो जा रहा है। अकाल मृत्यु भी कम ही हो रही है, महामारी कम ही आ रही है क्योंकि हर चीज़ का इलाज हो गया। कुपोषण के शिकार लोग बहुत कम ही हो रहे हैं। आज इत्यादि से होने वाली जितनी मौतें हैं वो, और शिशु मृत्यु दर, और बच्चे भी जो पैदा होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे पर ही मर जाते थे और शिशु भी कम मर रहे हैं, इनमें कमी आ गई है। लेकिन जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इसी कारण यानी ये सारी सुविधाएं, इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं कि इन सुविधाओं के कारण मृत्यु तो कम हो रही है, बच जा रहे हैं लोग, लेकिन जन्म लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जनसंख्या विस्फोट ये भी है। तो आपने क्या देखा कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? निरक्षरता, सामाजिक रीति रिवाज, कम आयु में विवाह, गरीबी और मृत्यु दर में निरंतर कमी। और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने के उपाय क्या क्या हैं? शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना, बच्चों की संख्या का निर्धारण करना, विवाह योग्य आयु में ही विवाह करना, और परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करना। तो इससे क्या होगा कि जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। और आपने और क्या देखा? जो भी नसबंदी होती है उसे आपने देखा, यानी सारी चीज़ें जो आपने देखा वो छोटे बड़े प्रश्न इन्हीं से बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। और आगे भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, इसका इंतज़ार करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।